यस। नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी भाषा की उपभाषाएं और उनकी बोलियों के बारे में चर्चा करूंगा। हिंदी भाषा की 5 उपबोलियां हैं। पहली पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी राजस्थानी हिंदी, चौथी पहाड़ी हिंदी और 5वीं बिहारी हिंदी। ये 5 ऐसी उपभाषाएं हैं जो व्यापक क्षेत्र में बोली जाती हैं और इसलिए इनको उपभाषा भी कहते हैं। और प्रत्येक उपभाषा क्षेत्र के अंतर्गत कई बोलियां विकसित हुई हैं और वो बोलियां कई हैं और अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो ये पहली हमारी जो उपभाषा आती है, ये आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी आती है। अब खड़ी बोली के बारे में चर्चा करते हैं। ये खड़ी बोली आज हम हिंदी के जिस रूप में पाते हैं, वह खड़ी बोली का रूप है। ये खड़ी बोली सरकारी कार्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में और बहुतायत ये प्रयोग की जाती है। और ये खड़ी बोली रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, देहरादून का मैदानी भाग, अम्बाला तथा पटियाला के पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। कौरवी इसलिए कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में भी बोली जाती है। हिंदी की खड़ी बोली को ही संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसमें संवैधानिक उपबंध मिलते हैं और हिंदी खड़ी बोली को बाकायदे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और यही खड़ी बोली ही भारतीय कार्यालयों में प्रयोग में आती है। ये खड़ी बोली चूँकि अपने आप में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ गई है, इसको राजश्रय भी मिला हुआ है, इसलिए यही विकसित होकर राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसर है। और ये खड़ी बोली दिनोत्तर अपने प्रगति के नए सोपान गढ़ती चली जा रही है। अब इसकी दूसरी बोली में आते हैं। पश्चिमी हिंदी की दूसरी बोली है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, एटा, हाथरस, धौलपुर, भरतपुर जिले आदि ब्रजवासी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ब्रजभाषा में काफ़ी राष्ट्रीय साहित्य लिखा गया। भक्ति काल में ब्रजभाषा का काफ़ी प्रयोग हुआ और सूरदास जी इसके प्रमुख कवि रहे। इसके अंतर्गत अगली जो बोली आती है वो बुंदेली आती है। ये बुंदेला एक प्रदेश था राजपूतों का और इस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती थी, इसलिए इसका नाम बुंदेलखंडी है, बुंदेली पड़ा। यह बोली झांसी, जालौन, हमीरपुर, उरई, बांदा, ओरछा, सागर, सिवनी, होशंगाबाद, ग्वालियर के पूर्वी भाग तथा भोपाल के भी कुछ क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट हरियाणवी हरियाणा तथा दिल्ली के आसपास का जो देहाती क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है और इसका एक अन्य नाम बांगरू भी है। अगली बोली के रूप में कन्नौजी, इसका प्रमुख केंद्र कन्नौज है और ये यदि कन्नौज से पूरब की ओर बढ़ते हैं तो कानपुर तक है, दक्षिण में यमुना नदी के किनारे तक
और उत्तर में गंगा पार हरदोई तक, शाहजहाँपुर का पूरा क्षेत्र, पीलीभीत, फर्रुखाबाद और इटावा ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। ये इतना पूरा क्षेत्र और इसकी बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अब पूर्वी हिंदी की बात करते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये बोलियां आती हैं और लगभग यही इसमें क्षेत्र भी आते हैं, कवर होते हैं। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पहले अवधी की चर्चा करते हैं। ये अवध प्रांत में बोली जाने वाली भाषा है। इसके अंतर्गत लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, उन्नाव और रायबरेली के ज़िले आते हैं। इसमें हरदोई का थोड़ा बहुत ही क्षेत्र कवर होता है। इस प्रकार से ये अवधी भाषा है और अवधी भाषा भी अपने आप में प्रचुर साहित्य रखती है। तुलसीदास जी इसके भक्ति काल में तुलसीदास जी इसके प्रमुख कवि रहे हैं और राम काव्यधारा में जो भी साहित्य लिखा गया है वो अवधी भाषा में काफ़ी लिखा गया है। अब पूर्वी हिंदी की दूसरी बोली में आते हैं बघेली भाषा के अंतर्गत। ये बघेलखंड के अंतर्गत बोली जाती है। इसका क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र रीवा रहा है। इसके अतिरिक्त ये नागौर, सतना, शहडोल, मैहर में बोली जाती थी। इसके बाद में छत्तीसगढ़ी में आते हैं। ये भाषा रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरबा आदि में बोली जाती है। इस प्रकार से ये पूर्वी हिंदी का क्षेत्र आता है। अब राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं। राजस्थानी हिंदी को 4 भाषा या 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये 4 प्रकार की भाषा है या इसको बोली है। तो कहीं इसको बोली के नाम से बोलते हैं, कहीं भाषा के नाम से जानते हैं। कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अब राजस्थानी ये उपभाषा है। इसके अंतर्गत इसकी जो पहली बोली है ये पश्चिमी राजस्थानी है। इसका क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर का क्षेत्र आता है। मीराबाई के पद इसी बोली में है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत अलवर, गुड़गांव, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र आते हैं। इसे मेवाती भी कहा जाता है। इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी राजस्थानी की बात करते हैं। यह जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ क्षेत्रों के यानी ज़िलों के अंतर्गत ये बोली जाती है। इसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ये भाषा भी सौरसेनी अपभ्रंश से उद्भूत हुई है यानी विकसित हुई है और इस भाषा में लोक साहित्य काफ़ी पाया जाता है। दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद के आसपास क्षेत्र बोले जाते हैं। इसे मालवी भी कहते हैं और ये सौरसेनी से उद्भूत है। इसमें लोक साहित्य भी उपलब्ध है और राष्ट्रीय साहित्य भी उपलब्ध है। लोक साहित्य वह साहित्य होता है जो क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए लिखा जाता है और पढ़ने में रुचि होती है, और राष्ट्रीय साहित्य वह होता है जो वो किसी भाषा में लिखा जाए लेकिन पूरे राष्ट्र में वो पढ़ा जाता है। इसके बाद में अब पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं। पहाड़ी हिंदी का प्रमुख क्षेत्र गढ़वाल, कुमायूं क्षेत्र रहा है और गढ़वाल कुमायूं के क्षेत्र में ये हिमाचल प्रदेश में भी बोली जाती है और हिमाचल प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा नेपाली के अंतर्गत आती है। तो पहाड़ी भाषा के अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली 3 प्रकार की भाषाएं आती हैं। तो इसकी पहली बोली है गढ़वाली ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अंतर्गत टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली जिले शामिल हैं। इस बोली पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव कुछ ज़्यादा पड़ा हुआ है। कुमायूनी
भाषा का क्षेत्र कुमाऊँ पड़ता है। इसके अंतर्गत नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व रानीखेत जिले आते हैं। नेपाली भाषा के अंतर्गत ये हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। इसके अंतर्गत शिमला, मंडी, सिरमौर, चंबा, जौनपुर में बोली जाती है। अब ये एक प्रमुख ध्यान देने की बात है कि नेपाली भाषा और हिमाचल प्रदेश में ऐसा है कि भारतवर्ष के लोगों का सांस्कृतिक जुड़ाव एक जैसा रहा है और प्राचीन काल से ही भारत के और नेपाल के बड़े अच्छे दोस्ताने संबंध रहे हैं और यहाँ तक कि एक दूसरे राज्यों में शादियाँ भी लोग करते रहे हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी एकीकरण रहा है। तो लोगों का आना जाना और भाषा भी मिली जुली रही है। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में नेपाल की भाषा बोली जाती है। भाषा कोई भाषा है, नेपाल से विकसित होती है और काफ़ी क्षेत्र में वो आकर के कवर हो जाती है। इस प्रकार से ये नेपाली भाषा हिमाचल प्रदेश के भी शिमला, मंडी, सिरमौर, चंबा और जौनसार जिलों में बोली जाती है। अब इसके बाद में आते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी ये 5वीं उपभाषा के अंतर्गत आती है और इसके अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी बोलियां आती हैं। अब हम इसकी पहली मैथिली हिंदी की बात करते हैं। ये भाषा हिंदी और बांग्ला के संधि स्थल मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। यानी मिथिला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से हिंदी का क्षेत्र प्रायः समाप्त हो रहा है और उधर से बांग्ला भाषा का क्षेत्र शुरू हो रहा है। बीच का ये संधि स्थल है, जुड़ाव स्थल, ये स्थल है मिथिला क्षेत्र। तो मिथिला क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को मिथिला यानी मैथिली बोलते हैं। ये भाषा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर क्षेत्र में आता है, यानी मुंगेर क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य ज़्यादा है और वैसा साहित्य भी, राष्ट्रीय साहित्य भी लिखा गया है। और प्राचीन काल में यदि हम लेते हैं यानी आदिकालीन साहित्यकार में लेते हैं तो विद्यापति का नाम आता है। विद्यापति बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध कवि रहे। और आधुनिक काल में देखते हैं तो नागार्जुन आधुनिक कालीन के हैं। इन लोगों ने काफ़ी मैथिली भाषा में साहित्य सृजन किया है। अब इसी की बिहारी हिंदी की दूसरी बोली मगही ये चूँकि मगध प्रांत की बोले जाने वाली भाषा है इसलिए, और ये मागधी अपभ्रंश से उद्भूत हुई है। इसका क्षेत्र पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इसमें लोक साहित्य ही मिलता है। इसके बाद में तीसरी भाषा आती है जो बहुत ही फेमस भाषा है, भोजपुरी ये बिहार में भी बोली जाती है और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बोली जाती है। बिहार के शाहाबाद जिले के अंतर्गत भोजपुर नामक एक गांव है, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा और इसे भोजपुरी कहा गया। इसका उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है और इसको उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, हाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती और इसके बाद जब बिहार में प्रवेश करते हैं शाहाबाद, चंपारण, सारण, इनके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और हिंदी में जितनी भी बोलियां हैं, भारतवर्ष में हिंदी जितनी बोलियां हैं, उन बोलियों के अंतर्गत ये भोजपुरी सर्वाधिक बोली जाने वाली है और भोजपुरी मॉरिशस में भी बोली जाती है। भारत से इतर यानी यदि हम विदेशों में बात करें तो भोजपुरी मॉरिशस देश में भी बोली जाती है। इस प्रकार से आपने ये देखा कि हिंदी व्यापक अर्थों में हम हिंदी भाषा का नाम देते हैं। पूरे देश में जो बोली जाती है उसको हम हिंदी भाषा के रूप में देखते हैं। फिर उस हिंदी के जो अलग अलग क्षेत्रों में जो बोले जाती है उसे उपभाषा के रूप में जानते हैं। और उपभाषा के अंतर्गत जो क्षेत्र और छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, प्रभावित क्षेत्रों में, उसे हम
बोलियों के रूप में समझते हैं। तो यहाँ ये भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं क्या होता है, जैसे हम खड़ी बोली है, खड़ी बोली व्यापक अर्थों में बोली जाती है, पूरे देश की भाषा बनती चली जा रही है, लेकिन जो खड़ी भाषा नहीं बोलते हैं उसको हम खड़ी बोली बोलते हैं। इसको बोली के रूप में प्रचलित हो रही है। अब ब्रजभाषा आज सिमटती चली जा रही है साहित्य क्षेत्र में, बोलने वाले के क्षेत्र में, फिर भी उसको हमने भाषा का नाम दिया है। तो कहीं कहीं हम बोली को भी भाषा के रूप में बोलते हैं और कहीं कहीं हम उसको बोली के रूप में बोलते हैं। तो ये जो भी जैसा कि प्राचीन काल से ग्रंथों में मिलता चला आ रहा है, उसको हम उसी प्रकार से बोलते चले आ रहे हैं। इस प्रकार से ये आपको ध्यान देने की और भ्रम में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान देने की ज़रूरत है, यदि हम भाषा, उपभाषा और बोली को परिभाषित करने की दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भाषा वो होती है जो एक राष्ट्र की भाषा होती है और व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, और वो व्यापकता लिए होती है, उसका अपना व्याकरण होता है और वो हर तरीके से मानक होती है। उसके बाद में उपभाषा, एक भाषा की कई उपभाषाएं हो सकती है। जैसे मैंने भी हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं मैंने आपको बताई। ये अपने अपने क्षेत्रों में एक विशेष विशाल क्षेत्र में बोली जाती हैं, ये उपभाषा हो गई। और एक उपभाषा के अंतर्गत 2 भाषाएं, 3 भाषाएं, 4 भाषाएं, 5 भाषाएं, यानी 5 बोलियां हो सकती हैं। एक उपभाषा के अंतर्गत 5 बोलियां हो सकती हैं। तो भाषा का अर्थ हम व्यापकता में ले सकते हैं और बोली का अर्थ हम संकीर्णता के अर्थों में ले सकते हैं, क्षेत्र के संकीर्णता के अर्थों में ले सकते हैं। इस प्रकार से भाषा व्यापक अर्थों में ली जाती है और बोली थोड़े से यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली ये बोली होती है। और बोलियों का भी और अगर वर्गीकरण करें, बोलियों का और वर्गीकरण करें तो उसमें और वर्गीकरण होगा, फिर उसमें दूसरे वर्गीकरण में जाना पड़ेगा, वो कभी अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो कार्यक्रम में मैंने आपके समक्ष भाषा, उपभाषा और बोलियों के बारे में चर्चा की है। आप इसको यदि 2 बार 3 बार आप इसको देखते सुनते हैं तो काफ़ी आपका आधार मजबूत हो जाएगा, और इसके बाद में आप अन्य ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं, तो और आपको गहन नॉलेज हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको 2 पुस्तकें मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आप यदि उन पुस्तकों से पढ़ते हैं तो आपको सटीक ज्ञान मिलेगा। एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित किया गया है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, वह बहुत ही ऑथेंटिक उसमें जानकारी दी गई है। और दूसरा, हिंदी के संबंध में यदि आप संवैधानिक अध्ययन करते हैं तो भारतीय संविधान और भारतीय संविधान का गवर्नमेंट वर्जन, आप उसको दूसरे की गाइड का सहारा न लें। गवर्नमेंट का वर्जन है वो सभी जगह मिल जाता है, गवर्नमेंट का वर्जन है, उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। आपको उसमें सही उपबंध और सारा सब कुछ लेटेस्ट जानकारी आपको मिल जाएगी। 2 ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं और इनसे आप पढ़ सकते हैं। और इसी जानकारी के साथ में आज की चर्चा को मैं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी पढ़ सकें। और इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।